नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कुछ दिनों से मेरी ये जो दोपहर वाली पेशकश है ये अनियमित हो गई है। मैं कुछ दिनों तक गैर हाजिर रहा। उसकी वजह यह है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा कोल्ड और फीवर की शिकायत थी। इसके अलावा कुछ वर्कलोड भी ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं ये मिस कर गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं खेद प्रकट करता हूँ। और आइए आज की कहानी, आज के घटनाक्रम की शुरुआत करता हूँ। आपको बताता हूँ ये क्या मामला है, कहाँ का मामला है और कैसी कहानी है। असल में एक ब्लाइंड मर्डर का केस जिसमें पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ कागज़ के कुछ ऐसे टुकड़े थे जो पानी में गल गए थे, लेकिन उन टुकड़ों के सहारे पुलिस कातिल तक पहुंचने में कामयाब हुई। कैसे ये मामला खुला और कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 5 अक्टूबर 2023 यानी इसी साल की बात है, पिछले महीने की। और जगह है दिल्ली का हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट में मूनक नहर जो है वो बहती है और इसी मूनक नहर पे लोगों की नज़र पड़ती है और लोग देखते हैं कि नहर में एक लाश बह रही है। लाश की हालत काफ़ी ख़राब थी, बुरी तरह से सड़ चुकी थी। लोगों ने जब इसे देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि आमतौर पर नहर में किसी की लाश या तो खुदकुशी या एक्सीडेंट या मर्डर जैसे मामलों में पड़ी होती है और तीनों ही मामलों में पुलिस का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, लेकिन डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। मुश्किल बहुत दूर की बात है, नामुमकिन था, क्योंकि वो लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी और वो कई दिन पुरानी लाश थी, ऐसा उसको देखने से लग रहा था। लेकिन पुलिस का काम भी देखिए कितना चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण होता है। पुलिस ने इस डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद उसकी बाकायदा तलाशी ली। उसके कपड़े, एक एक पॉकेट, सारी चीज़ें पुलिस ने चेक की। पुलिस को न तो कोई आई कार्ड मिला, न कोई मोबाइल फ़ोन मिला, न कोई डेबिट कार्ड मिला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसके नाम, पता या पहचान के बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिल पाती। ले दे करके उसकी पूरी तरह तलाशी लेने के बाद पुलिस को मिला तो 2 अदद कागज़ के टुकड़े जो पानी में पड़े पड़े बुरी तरह से गल गए थे और उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है, उसकी ज़्यादातर स्याही जो है वो मिट चुकी थी। पुलिस ने इन कागज़ के टुकड़ों को रिकवर करके अलग करके रखा और अलग करके रखने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इधर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था और उधर पुलिस इन कागज़ के टुकड़ों के सूखने का इंतज़ार कर रही थी। कागज़ के टुकड़े जब सूखे तो अलग अलग हिस्सों में ख़राब हो चुके उन टुकड़ों को पुलिस ने एक दूसरे से जोड़कर, जिसे कहते हैं ना, जिस तरह से पज़ल बच्चे सुलझाते हैं, उस तरह से पुलिस ने उन कागज़ के टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़कर इस पज़ल को सुलझाने की कोशिश की। और इस कोशिश में पुलिस को शुरुआती कामयाबी मिली और पुलिस को 2 बातें पता चली। एक, पुलिस को पता चला कि उन कागज़ के टुकड़ों में एक पेपर जो है सहारनपुर के एक टेलर मास्टर का है और उसकी रसीद है, उसके दुकान से कपड़े सिलवाने की एक रसीद है। और दूसरा जो कागज़ का टुकड़ा है वो मूंगफली के थोक विक्रेता के यहाँ से बनाया गया एक बिल है। यानी जिस आदमी की लाश मिली थी उस आदमी का ताल्लुक सहारनपुर से लग रहा था। और 2 और चीज़ें जो बात समझ में आई वो ये कि एक तो उसने किसी टेलर मास्टर से हाल ही में कोई कपड़ा सिलवाया होगा और दूसरा उसने मूंगफली भी खरीदी होगी। तो ये सारी बातें पुलिस को पता चली, लेकिन ये बातें अपने आप में, जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारने वाली चीज़ है। सहारनपुर अपने आप में इतना बड़ा शहर, और कैसे पुलिस ढूंढेगी, मरने वाले की पहचान कैसे पता करेगी, बहुत चैलेंजिंग टास्क था। पुलिस सबसे पहले, दिल्ली की पुलिस सहारनपुर पुलिस से संपर्क करती है, उनसे इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के किसी आदमी की गुमशुदगी के बारे में पूछती है और लाख कोशिश करने के बावजूद वहाँ की पुलिस से दिल्ली पुलिस को किसी आदमी की गुमशुदगी की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। और अब पुलिस के पास जो 2 और तरीके बचते हैं वो ये कि टेलर मास्टर से जाकर पता करें कि ये चिट जो है, ये रसीद जो है, उसने किस आदमी को दी थी, किसके नाम लिखी थी, और मूंगफली के विक्रेताओं से जाकर पूछे। तो टेलर मास्टर तो सहारनपुर में बहुत हैं, बहुत सारी टेलरिंग की दुकानें हैं। पुलिस ने कुछ दुकानों में जाकर कांटेक्ट किया, वो पर्ची दिखाई, लेकिन पर्ची की हालत इतनी बुरी थी कि कोई भी दुकानदार उस पर्ची को देखकर सही तरीके से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि जिस आदमी के नाम वो पर्ची बनी है वो आदमी कौन हो सकता है। दुकान
तो बहुत मुश्किल से पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन वो दुकानदार खुद जो है इस पर्ची को किसके नाम से लिखा या बनाया गया है वो बता नहीं पाया। तो एक तरह से टेलरिंग शॉप वाले मामले को जो पुलिस एक्सप्लोर कर रही थी, उसमें पुलिस एक दीवार के सामने जाकर आप देखें तो खड़ी हो गई, यानी एक जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेड एंड, वहाँ पहुँच गई। अब पुलिस के पास जो तीसरा और आखिरी तरीका था वो था मूंगफली के विक्रेताओं से बातचीत करने का। तो पुलिस को पता चला कि सहारनपुर में एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर मूंगफली का थोक कारोबार होता है और एक ख़ास समुदाय या समाज के लोग मूंगफली की खेती भी करते हैं और मूंगफली का कारोबार भी करते हैं। पुलिस के लिए ये एक अच्छी बात थी, अच्छी खबर थी, क्योंकि पुलिस को ये उम्मीद जगी कि अगर मूंगफली के ज़्यादातर कारोबारी एक ही जगह होंगे तो उन लोगों से कम्युनिकेट करने में पुलिस के लिए आसानी होगी। अगर मान लीजिए बिखरे हुए होते हर तरफ तो शायद पुलिस को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती। तो पुलिस ने उस पॉकेट में जाकर मूंगफली के विक्रेताओं से बातचीत करने का फ़ैसला किया और अपने पास मौजूद वो रसीद और उसकी तस्वीरें उन विक्रेताओं को दिखाई। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई और आखिरकार मूंगफली के कुछ एक विक्रेताओं ने उस रसीद को देखकर ये पहचान लिया कि वो मूंगफली उन्होंने किसको बेची थी। जिस आदमी का नाम मूंगफली के विक्रेताओं ने लिया, पुलिस ने उस आदमी का पता निकलवाया, उसके घर के बारे में जानकारी जुटाई और पुलिस पहुंची उस आदमी के घर तक। यानी पुलिस को अपनी तफ्तीश में एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। जो आदमी इतने दिनों तक अनआइडेंटिफाइड था, यानी जिसकी लाश जो है वो लावारिस लाश बनी हुई थी, अब उस लाश को एक पहचान मिल चुकी थी। पुलिस जब उस आदमी के घर पहुंची तो वहाँ पर उसके परिवार के लोग तो मिले, लेकिन जिस तरह से एक परिवार के लोगों का रिस्पांस होना चाहिए पुलिस वालों को देखकर, उस तरह से घर के लोगों ने रिस्पांस पुलिस को नहीं दिया। आमतौर पर क्या होता है, जब किसी के घर का कोई मेंबर कहीं गायब हो जाता है या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसकी कहीं लाश मिलती है, तो घर के लोग जो है वो बहुत दुखी होते हैं, वो रोने चिल्लाने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि तस्वीर दिखाओ, हम कैसे मान लें कि वो ज़िंदा नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ जिस आदमी के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जब पुलिस पहुँची तो घर वालों ने कहा कि हाँ, वो अक्सर कभी घर आता है, कभी नहीं आता है। अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं आया था घर, तो हमें नहीं पता वो कहाँ है। और आप बता रहे हैं कि नहर में लाश मिली है, तो मिली होगी, हमें नहीं पता। तो कुल मिलाकर घर वालों ने पुलिस को बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि नरम रिस्पॉन्स दिया। इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म है कोल्ड शोल्डर। तो उसके जो घर वाले हैं उन्होंने पुलिस वालों को कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट दिया। अब पुलिस जो है थोड़ी और परेशान हुई, क्योंकि घर वालों की तरफ से जब कोई कोऑपरेशन पुलिस को ज़्यादा नहीं मिला तो पुलिस की थोड़ी चिंता बढ़ गई। साथ ही पुलिस को ये भी लगने लगा कि हो सकता है कि इस घटना के पीछे किसी नाते रिश्तेदार का ही हाथ हो, तभी घर वाले इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पुलिस ने अब अपने तौर पर उस आदमी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को ये पता चला कि वो आदमी जिसकी मौत हुई थी, उस आदमी के परिवार के कुछ लोग हरियाणा के पानीपत में भी रहते हैं। यहाँ ख़ास बात यह है कि जो मूनक नहर है वो सहारनपुर की तरफ से दिल्ली नहीं आती, बल्कि हरियाणा की तरफ से ही दिल्ली आती है। तो पानीपत में अगर घर के लोग रहते हैं, कुछ नाते रिश्तेदार रहते हैं, ऐसी जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने ये तय किया कि अब वो पानीपत जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी कि जिस आदमी के बारे में वो जानकारी जुटा रहे हैं वो आदमी पानीपत में कहाँ रहता था और उसके घर के जो पानीपत में रिश्तेदार रहते हैं उनका इस पर क्या कहना है। पुलिस जब पानीपत पहुंची तो पुलिस को वहाँ भी परिवार वालों की तरफ से बहुत ही ढीला रिस्पांस मिला और ये पता चला कि पानीपत में ये जिस आदमी की तलाश में, जिस आदमी के बारे में जानकारी जुटाते हुए पुलिस वहाँ पहुँची थी, वो वहाँ अपने परिवार के साथ तो रहता ही था और साथ ही उसके घर में उसके बड़े भाई और उनका परिवार भी रहता था। लेकिन अपने बड़े भाई से कुछ समय पहले इस आदमी की अनबन हो गई थी प्रॉपर्टी को लेकर, और इसी अनबन के बाद अपने बड़े भाई को उसके पूरे परिवार के साथ इस आदमी ने अपने घर से निकाल दिया था। जब उसके बड़े भाई के घर वालों से इस बारे में पुलिस ने सवाल जवाब किए तो घर वालों ने कई झूठी सच्ची बातें बताई। इससे पुलिस का शक जो है और गहरा गया। अब पुलिस मरने वाले आदमी की पहचान कर चुकी थी, वो कहाँ रहता है ये पता कर चुकी थी। अब पुलिस के पास एक मोटिव भी था कि आखिर उस आदमी की मौत अगर अननेचुरल डेथ है, अगर उसे मारा गया है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। पुलिस को अब ये मोटिव भी पता चल चुका था। ऐसे में पुलिस को ज़रूरत थी उन किरदारों तक पहुंचने की जिन पर पुलिस को इस मामले में कत्ल का शक था, और वो किरदार कोई और नहीं बल्कि इसी आदमी के परिवार के लोग थे। पुलिस ने एक एक कर छानबीन
की शुरुआत तो की ही थी, आगे वो जानकारी जुटाती रही और एक एक कर उसने तमाम संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और इस तरह से कुल 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इन 4 लोगों में एक जो है इस मरने वाले आदमी का बड़ा भाई और बाकी 2 उसके बेटे और तीसरा कोई एक और नाते रिश्तेदार था जिसे पुलिस ने पकड़ा। शुरू में इन सारे लोगों ने पीड़ित आदमी की मौत या हत्या इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया, जानकारी होने से ही इनकार किया। लेकिन जब पुलिस ने तमाम सबूतों से उनका सामना कराया और बताया कि किस तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस उन तक पहुंची है और उनका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर चूंकि विवाद था और पूरे परिवार को बहुत बेइज्जत करके इस आदमी ने घर से निकाल दिया था, तो इसीलिए घर वाले बहुत गुस्से में थे और उन्होंने ही प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर से वो इस आदमी को धोखे से अगवा करके पानीपत लेकर आए, जहाँ पर उनका परिवार रहता है, और पानीपत के पास ही उन्होंने पहले तो गला घोंट कर, यानी भाई और भतीजों ने इस आदमी की जान ली और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि गला घोंटे जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है, तो उसके हाथ पांव बांधकर उसे मूनक नहर में डाल दिया पानीपत के पास। और फिर उसके बाद कई दिन का वक्त गुजरा, वो लाश जो है बहती बहती दिल्ली तक पहुंची और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास उस लाश को पहली बार कुछ ऐसे लोगों ने नोटिस किया जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी और फिर पुलिस ने उस लाश के सहारे इस पूरे मामले को सुलझाया। यहाँ ख़ास बात यह है कि हत्या करने वाले लोगों को ये लगा था कि गला घोंटे जाने की वजह से ही उसकी मौत हो गई है, लेकिन शायद उसकी जान नहीं गई थी। चूँकि उसका हाथ पांव बंधा हुआ था तो रही सही कोर कसर पानी में डूबने की वजह से जो है वो हुई और उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। तो इस तरह से एक कत्ल का मामला जो बिल्कुल ब्लाइंड था, यहाँ तक कि लाश की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। उस लाश की जेब में मिले कागज़ के कुछ गीले टुकड़ों की मदद से पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। तो ये दिल्ली पुलिस के एक नायाब इन्वेस्टिगेशन का अच्छा उदाहरण है। मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये कहानी शेयर करनी चाहिए। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज भी कुछ वर्कलोड की वजह से मेरी तैयारियों में कुछ कमी है, जिस बात का मुझे एहसास है, तो प्लीज़ उन कमियों को भी इग्नोर कीजिएगा और जिस तरह से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा है वो प्यार आगे भी बरकरार रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।